अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं असद निज़ामी। आरिफ निज़ामी मेमोरियल सीरीज में आज हमें ज्वाइन किया है मलिया लोधी साहिबा ने। थैंक यू सो मच जी, आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क एवरीबॉडी इज कि आपकी जो फर्स्ट मेमोरी है व्हेन यू मेट आरिफ साहब, जब आपकी दोस्ती जो थी, इट इवॉल्व्ड एंड हाउ डिड इट इवॉल्व, एंड देन विल कैरी ऑन विद सम अदर क्वेश्चंस। I met Arif through another friend. हम्म। उस वक्त मुशाहिद हुसैन साहब थे जो उनके बहुत ही करीबी जी जी। दोस्त थे। और उन्होंने मेरी मुलाकात उनसे करवाई। मैं नई नई लंदन से वापस आई थी आफ्टर माय एजुकेशन, as well as I'd spent some years teaching there, and I joined the Muslim, अच्छा। and I was a very young journalist. So आप जब कह रहे oldest, one of the oldest friends, yes, long standing friend, तो जरूर oldest आप कहेंगे तो फिर मैं बहुत ही I feel नहीं I'm very चलेंगे, वो old. मैं उसको एक्सपंज कर देता हूँ, रिट्रैक्ट कर देता हूँ। So उनके साथ ही मेरी मुलाकात हुई, मुशाहिद ने तारुफ कराया। जी। और ऑब्वियसली आरिफ तो उस वक्त वेल एस्टेब्लिश्ड एडिटर जर्नलिस्ट थे। सो आरिफ से जो मेरी इनिशियल गुफ्तगू हुई वो प्रेस फ्रीडम के हवाले से हुई। और जाहिर है वो बहुत ही नामवर डिस्टिंग्विश्ड एडिटर जर्नलिस्ट थे। तो मैंने फिर जाहिर है उनसे एडवाइस ली। हम्म। मैंने पूछा उनसे कि मैं कैसे यहाँ जर्नलिज्म प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे जो एडवाइस दी, आई थिंक आज तक मुझे याद है। ही टॉट मी कि यू मस्ट बी हम्बल, यू मस्ट रीच आउट टू पीपल, डोंट वेट फॉर देम टू रीच आउट टू यू। एंड खातून के हवाले से ठीक है कुछ आप पे कंस्ट्रेंट्स रिस्ट्रेंट्स होंगी, लेकिन बी एज एक्टिव एज पॉसिबल, स्पीक योर माइंड एज मच एज यू फील दैट यू कैन। हम्म। बिकॉज जैसे मैंने कहा उस वक्त सिर्फ अभी शुरू शुरू की वो सेंसरशिप हटी थी, प्रेस फ्रीडम जी जी। ग्रेजुअली आ रही थी। राइट। तो मेरी तो इनिशियल मुलाकातों में ही मैंने आरिफ से बहुत कुछ सीखा। और फिर वो जमाना था, व्हाट्सएप वगैरह तो होता नहीं था, जी तो इतनी आसानी से कम्युनिकेशन नहीं होती थी जितनी आजकल है। जी। ना ही जूम था ना ही स्काइप था। तो आरिफ और मैं काफी फिर हम अपने मोबाइल फोन तो जाहिर थे, राइट। हम इतने भी पुराने नहीं है। तो मोबाइल पे फिर मेरी उनसे गुफ्तगू होती रहती थी ऑन एंड ऑफ। राइट। एंड फिर हम बहुत रेगुलरली मिलते थे बिकॉज आरिफ बहुत फ्रीक्वेंटली इस्लामाबाद आते थे। यूजुअली गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई उनके मुज़ाकरात चल रहे होते थे या कोई मसले होते थे हाँ। जिनको सॉल्व करने आते थे। तो मैं हमेशा फिर उनके साथ, इनिशियली तो मैं मुशाहिद के साथ ही मिलती थी। जी। उसके बाद फिर हमने अकेले मिलना शुरू किया बिकॉज आरिफ की एक खास एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी था। हाँ। और एक मैं समझती हूँ एक ड्राई विट भी थी। राइट। तो और हम दोनों फिर बैठ के, ये भी मुझे कहना पड़ेगा कि हम काफी गॉसिप भी करते थे। तो वो अदर इंटरव्यूज ऑल्सो जो किसी और जिनका मैं कह रहा था इसी सीरीज में, उन्होंने कहा कि अगर आपको वैसे सियासी और बाकी खबरें जो है वो तो पता होती थी, वो तो उनके अपने अखबार या अपने एडिटोरियल के थ्रू बताते थे। अगर कोई सोसाइटल खबर आपको पता करनी होती थी तो वो भी सारी उनके पास होती थी। बल्कि मैं यही उनसे पूछती थी, मैंने कहा मुझे तो इतनी वो नहीं पता कि क्या हो रहा है, तो मुझे जरा गॉसिप तो सुना देना पहले, उसके बाद हम जरा कोई सीरियस हाँ। बात करेंगे, मगर लेट्स हैव अ गॉसिप सेशन फर्स्ट। चाहे वो फोन पे है चाहे फेस टू फेस। राइट। एंड देन आई ओवरलैप्ड विद हिम मेनी टाइम्स। वो भी लंदन काफी फ्रीक्वेंटली जाते थे, मैं भी लंदन जाती थी छुट्टियों में, तो बहुत दफा हम वहां भी मिले। हम्म। सो रियली आप ये कह सकते हैं कि ओवर इयर्स द फ्रेंडशिप ग्रू। राइट। एंड आई थिंक अमंगस्ट माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स मैंने हमेशा आरिफ और नीना जी। को ही शामिल किया उनमें। और जब भी मैं लाहौर जाती थी, जाहिर है मैं उनके घर हमेशा जाती थी। राइट। और वो यही कहते थे कि चलें गॉसिप करते हैं पहले, मैं आपको बताता हूँ लाहौर में क्या हो रहा है, फिर आप मुझे बताएं कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। मैंने कहा जी मेरी तो बड़ी बोरिंग सी खबरें होंगी, बिकॉज मेरे पास तो वही है, बहुत ही सीरियस किस्म की सियासी खबरें। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वही बता दे। सो यू बहुत आई थिंक वी हैड अ वेरी मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप। मैं इसलिए ये जिक्र कर रही हूँ कि एक सीरियस साइड थी, एक ये थी लेट्स से एंटरटेनिंग साइड, एक ह्यूमन साइड थी। बिकॉज आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग आरिफ
he touched me very deeply. एंड आई फाउंड कि जब मेरी कभी मुश्किल हालात होते थे, वही उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि एज ए जर्नलिस्ट, मुख्तलिफ किस्म की रिस्ट्रिक्शंस होती थी, गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आते थे, आरिफ वुड ऑलवेज बी देयर। वो हमेशा या फोन कर लेते थे मुझे, या कहते थे कि मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर जब उनकी मुश्किलात शुरू हुई, तो ऑब्वियसली मेरी तरफ से भी मैंने भी कोशिश यही की टू ऑलवेज स्टैंड बाय हिम as he confronted different kind of official pressure restrictions. बात ये ना कि हम लोग सब जो हैं, हमारा करियर एडवर्सिटी में इन अ वे आप कह सकते हैं इवॉल्व किया। अगर तो हम ऐसे मुल्क में होते जहां बिल्कुल ही फुल मीडिया फ्रीडम होती, तो शायद हमारी दोस्ती इतनी इतनी क्लोज ना होती। बिकॉज जो क्लोज दोस्ती होती है, डेवलप, इवॉल्व और पैदा, when you are in companions in adversity, मुश्किलात में, तो फिर उसकी क्लोजनेस बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। बिल्कुल। अच्छा, सो उनकी जो स्टडी है, वेयर ही यूज्ड टू डू ऑल हिज वर्क, देयर इज अ पिक्चर ओवर देयर which is, I think, it's inside an airplane, if I'm not mistaken, और बेनजीर भुट्टो साहिबा भी हैं शहीद वहाँ पे उसके अंदर। आई थिंक नजम सेठी इज आल्सो इन दैट पिक्चर, शेरी रहमान, यू एंड अब्बा भी हैं उसके अंदर उस पिक्चर में। सो कैन यू गिव अस अ लिटिल, इट्स आल्सो शोइंग ऑन द स्क्रीन फॉर पीपल टू सी एज वेल, बट उसकी को मुझे जरा बैक स्टोरी बताएं, बिकॉज वो काफी लोग जब आते हैं घर देते हैं कहते हैं ये कब की तस्वीर है? ये 19, जहाँ तक मुझे याद है, 1994 की है। मैं उस वक्त पाकिस्तान की सफीर थी अमेरिका में, वाशिंगटन में, और बेनजीर भुट्टो का ऑफिशियल दौरा था। एंड ऑफ कोर्स बेनजीर हु रियली बिलीव्ड इन प्रेस फ्रीडम, और इनके सारे जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रहे हैं, जो लोग हैं उस तस्वीर में, वो सारे बेनजीर केम टू नो देम वेरी वेल। मैं ये तो नहीं कह सकती सब उनके दोस्त थे, लेकिन सर्टनली उनमें से काफी ऐसे थे, सीटी साहब हैं, जाहिद हुसैन है, जफर अब्बास भी है उसमें, एंड ऑफ कोर्स आरिफ इज देयर। तो जहाज पे बेनजीर को हमेशा शौक होता था कि वो जर्नलिस्ट के साथ बैठें और उनसे गप लगाएं। तो ये तस्वीर उस गप की है, और उस दौरे की है, जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं तारीखी दौरा था। बिकॉज इस तारीखी दौरे से ही के बाद, फौरन बाद, कुछ महीनों बाद, सदर क्लिंटन ने पाकिस्तान से इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाए, और पाकिस्तान की बहुत सारी इक्विपमेंट जो फंसी हुई थी अमेरिका के पास, वो रिलीज की। तो ये रियली तस्वीर भी हिस्टोरिक है, और एक हिस्टोरिक दौरे की तस्वीर है। Right. And I asked a lot of people this question as well. आपको भी पता होगा obviously कि what was his sort of relationship like with Benazir Bhutto साहिबा? Because सब एक ही मतलब तरह की बात बताते हैं, because they were not just like एक सहाफी और सियासतदान का तो एक ताल्लुक होता है, एक मतलब नीम प्रोफेशनल किस्म का होता है, लेकिन आई एम आल्सो बीन टोल्ड बाय लॉट ऑफ पीपल दैट दे वर आल्सो फ्रेंड्स, एंड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम दे मेट उसके बाद तक, एंड they would converse about politics, and it was sort of an advisory thing as well between them. हाँ, शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ आरिफ, ये तो मुझे अच्छी तरह से याद है। एंड हमेशा वो आरिफ की तारीफ ही करती थी जब भी मैंने उनको आरिफ के बारे में बात करते हुए सुना। और ये सही है कि आरिफ वाज नॉट जस्ट a media person in her eyes, but somebody who she respected, and somebody whose advice she took seriously, and who she felt she was comfortable with. बिकॉज एक खातून वजीर आजम, मैं भी खातून हूँ तो मुझे पता है ना कि कुछ लोगों के साथ आप कंफर्टेबल होते हैं और कुछ लोगों के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं होते। एंड इट्स अ जेंडर थिंग, मैं ये तो जरूर कहूंगी। तो उस हवाले से तो शी वाज टोटली कंफर्टेबल विद आरिफ, एंड आई थिंक वाइस वर्सा, आई थिंक आरिफ वाज आल्सो उतने ही फोर्थकमिंग थे, एंड आई थिंक ही टू वाज वेरी फॉन्ड ऑफ बेनजीर। अच्छा, नाउ ऑफ कोर्स इस वक्त जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है, एंड ऑफ कोर्स जब आपने भी सहाफत में शुरू की, एंड यू मेंशन दैट
अब्बा आरिफ साहब जो थे, ही वाज ऑलरेडी इन द मैकेनिज्म्स ऑफ जर्नलिज्म एट दैट टाइम। बट फिर एक जियाउल का दौर भी, जिसके अंदर सहाफत आपने भी यकीनन की, उन्होंने भी की, मुशाहिद अंकल ने भी की, जिसके अंदर एक सेंसरशिप और बंदिश का एक एलिमेंट था। उसके बाद हमने नून लीग के दौर में शायद थोड़ा कम, पीटीआई में ज्यादा, देन पीडीएम में भी काफी देखा। एंड अभी भी एक किसी किस्म का निजाम चल रहा है कि देर इट्स बिन कर्व्ड। आई रिमेंबर हैविंग कॉन्वर्सेशन विद माय फादर रिगार्डिंग दिस। जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो उन्होंने यही कहा कि जो जिया के जमाने में था तुम्हें पता ही नहीं। बट अ फ्यू इयर्स आफ्टरवर्ड उन्होंने कहा कि यार मुझे अब थोड़ी उसकी झलकियां जो है वो फिर से नजर आ रही हैं कि जो होने को जा रहा है। So, in the current mechanism of how media is going and everything is going, how do you think he would behave? How do you think he would react? कि आजकल भी, मतलब अभी रिसेंटली ये जो फोन टैपिंग वाली चीज एक है कि आप 18 ग्रेड का अफसर कर सकते हैं, all of that thing. How do you think? What do you think his mindset would be in this current climate? आई थिंक इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, मुझे वो एक किस्सा याद आ रहा है माजी का। जी। उस वक्त मिलिट्री रूल नहीं थी, सिविलियन रूल थी। राइट। लेकिन सिविलियन रूल के नीचे भी बहुत हमें रिस्ट्रिक्शंस और बंदिशों का सामना करना पड़ा। तो मेरे खिलाफ एक सिडिशन केस फाइल किया एक गवर्नमेंट ने। हम्म। और मुझे ये कहा कि जी आप के लिए अरेस्ट वारंट्स हम शाया कर रहे हैं, और हम क्या कहते हैं, आपको एक एंटी टेररिस्ट कोर्ट के सामने आपको जाके अपना जवाब देना होगा। तो जैसे ये खबर ब्रेक की, आरिफ का फोन आया मुझे, और आरिफ ने कहा फिक्र ना करें, वी विल स्टैंड बाय यू, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मीडिया यूनाइटेड रहे, एंड वी सपोर्ट यू, एंड द गवर्नमेंट इज फोर्स्ड टू टेक बैक हम्म। दिस रिडिकुलस, टोटली रिडिकुलस चार्ज। So, he took a principal position, and of course, it was very helpful. आपको मालूम ही है कि आरिफ बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के सदर रहे हैं, उनके सरबराह रहे हैं। सो उनका जो इन्फ्लुएंस था मीडिया कम्युनिटी में, वो बहुत ज्यादा था। हम्म। चाहे वो ऑफिस होल्डर थे या नहीं उस वक्त, लेकिन जरूर उन्होंने एक बहुत ही कलीदी रोल प्ले किया। एंड ही हेल्प मी, एंड ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू विड्रॉ राइट। all the charges. No arrest warrants. I mean, they took back the arrest warrants. तो अगर आप वहां से आज तक आए हम्म। और देखें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, हम्म। बहुत सारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं, और यही कि जी वायर टैपिंग अलाउड होनी चाहिए वगैरह, इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, मेरा तो ख्याल है कि आरिफ बहुत ही एक असूली मौकफ इख्तियार करते, हम्म। एक प्रिंसिपल पोजीशन लेते, जो कि उन्होंने माजी में भी ली। हम्म। इट वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द वे दैट ही स्ट्रगल्ड for press freedom, in the हम्म। way that he fought for the right of the media to express itself. And हमेशा वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ इशारा करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये सारे राइट्स दिए हुए हैं। तो वो हमेशा ये कहते थे कि ये गवर्नमेंट्स कौन होती हैं कि हम्म। हमसे छीने, लेकिन हमें ये राइट्स वापस छीननी चाहिए और छीननी पड़ेंगी। सो राइट। मुझे इनके काफी अल्फाज याद रहते हैं, बिकॉज ही वाज वेरी शार्प इन द वे ही रोट, he राइट। was very sharp in the way he spoke, and he always spoke his mind, which is why I think he enjoyed national respect, and of course deep respect from me. सो अब उनका ये तो एक, बिकॉज एज आई मेंशन इन माय इंट्रोडक्शन दैट एक प्रोफेशनल हद तक भी आपका था, बट देन आपका एक दोस्ती का भी एलिमेंट था, एंड ऑफ कोर्स यू सॉ हिम थ्रू पर्सनल लाइफ एज वेल। सो एक तो उस लेंस से हम देखते हैं उनको एज द सहाफी, as the heir of an already big newspaper media organization, but there was also a personal element to him। जैसे आप उनकी विट की बात कर रही हैं और उनकी ह्यूमर की बात करें, तो हाउ वाज ही व्हेन, जब आपकी सारी खबरें डिस्कस करने के बाद और काम की बात के बाद, देन व्हाट वाज हिज, डिड यू सी हिम वेयर डिफरेंट हैट्स के, एकदम से प्रोफेशनल वाली उतार के फ्रेंड वाली पहन के, नाउ यू कॉन्वर्सेशन चेंज, यू फील दैट चेंज, दैट ही कुड ट्रांजिशन वेरी इजीली इनटू दैट अदर रोल? हाँ, आई थिंक ही हैड दिस एबिलिटी कि सीरियस टॉपिक्स भी डिस्कस कर सकते थे, और उसी ब्रेथ में आप कह सकते हैं कि ही वुड टेल यू अ फनी स्टोरी, अ जोक, या कोई ऐसी गॉसिप सुनाते थे जिससे कि हम हंसते रहते थे, और फिर हैरान भी होते थे कि ये पता नहीं ये सही भी है कि नहीं, लेकिन सही नहीं भी है तो इट्स वेरी फनी। So, he was a man of, let's say, a man of many parts. एक डायमेंशन नहीं था उनका. He had many dimensions to him: the serious, as I said, this wit, the sense of humor, and of course sarcasm. Sarcasm, political satire. Maybe I think he was very good at that.
एंड उनके ज़माने में जो कार्टून्स छपते थे नेशन में, और मुख्तलिफ और भी कुछ स्टोरीज छपती थी, उससे रिफ्लेक्ट होता था ऑल्सो हिज स्ट्रॉन्ग inclination to use political satire हम्म, as an instrument जी of free expression. जी हाँ एंड आई रिमेम्बर कि एक तो कार्टून ऑब्वियसली द पर्पस ऑफ इट इज टू डू पॉलिटिकल सैटर, लेकिन जो आपने गॉसिप वाली बात की मुझे भी याद है कि नेशन में एक कॉलम आता था वाइट लाइज के नाम से, which हाँ I don't know if you remember, but उसका तो मकसद ये था कि to have a little bit of societal gossip within the papers, which was again something not really established in Pakistani print journalism कि यहाँ पे इस किस्म के भी sections आ सकते हैं अखबार के अंदर, but he was always a bit forward thinking in his mindset of newspapers as well कि they need to involve, and eventually Pakistan Today का भी जब I was in that meeting where he decided we're not going to go for a broadsheet size, we're going to go for a Berliner size. So he was also very progressive in his journalism as well कि he wasn't stuck in the past, he wanted to evolve हमेशा. हाँ, मेरा व्हाइट लाइन्स का तो यही किस्सा है ना कि वो मुझे बाकायदगी से फोन करते थे और कहते थे कुछ बताओ तो सही, मुझे व्हाइट लाइन्स में एक कोई ना कोई इनपुट चाहिए तुम्हारा। तो मैं कहती थी मुझे मरवा ना देना, इसलिए कि व्हाइट लाइन्स में काफी चीजें रूमर और स्पेकुलेशन की होती थी, जी जिसका हमें पता नहीं होता था, पक्का तो नहीं पता होता था कि ये सही है या नहीं है, लेकिन वो रूमर ज़ाहिर है सर्कुलेट कर रहा होता था। तो मैं हमेशा उनको कहती थी अच्छा मैं बताती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे कोट ना कहीं कर देना, मुझे सोर्स के तौर पे ना कहीं डिस्क्लोज कर देना, नहीं तो मुझे तो मरवा देंगे आप। तो वो कहते थे नहीं फिक्र ना करें। सो यू नो ऑल्सो दैट ऑल्सो पॉइंट्स टू अनदर क्वालिटी, ही हैड द एबिलिटी टू कीप योर कॉन्फिडेंस। जी उन्होंने, मैं नहीं समझती कि किसी का कॉन्फिडेंस कभी बिट्रे किया होगा। एंड अ मार्क ऑफ अ गुड जर्नलिस्ट जी एंड ऑल्सो गुड ह्यूमन बीइंग, दोनों हम्म दोनों में अगर आपको कोई कॉन्फिडेंस मिल लेता है और कॉन्फिडेंशियली कुछ बताता है और उसको बिट्रे आप करते हैं, तो फिर तो you're neither a good journalist nor a good human being. जी So Arif बिल्कुल never ever did that. कभी भी मैंने कभी फील नहीं किया कि वो इधर की बात उधर या कोई इस किस्म की चीज हो जिससे कि किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी जो है हम्म, वो किसी तरह से अंडरमाइन हुई हो, जी आई डिस्पाइट डिस्पाइट वाइट लाइज। मुझे याद है अच्छी तरह कि मतलब कुछ खबरें जब मैं आई वाज स्टार्टिंग आउट माय करियर, मैं पीटीवी में भी किया, फिर मैंने प्रिंट में भी थोड़ी देर किया, देन आई वेंट टू, तो मुझे मेरे जो कॉलीग होते थे कहते कि आरिफ साहब से वो खबर ला के दे दें, तो मैं उनसे पूछता था वो आपके बारे पास खबर है, देन ही वुड डू डिफरेंट स्टोरीज, ही वुड ब्रेक, और मैं वैसे ही पूछता था कि आपको ये किस तरह पता चले सोर्स क्या है, तो उन्होंने मुझे एक दफा कहा कि ऐसे सवाल नहीं पूछा करते, ये सवाल जो है ये देयर हैव नो रूम इन आवर फील्ड कि किसने आपको क्या बताया, बस मैं बता रहा हूँ तो इसके ऊपर आपको मानना पड़ेगा। चले लास्टली आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन, एंड अगेन ये तो हमने सहाफत एंड सेंसरशिप के हद तक तो बात कर ली, बट ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू जो करंट पॉलिटिकल क्लाइमेट है, बिकॉज बेनजीर भुट्टो साहब का हमने जिक्र किया, वाज ऑलवेज क्लोज टू ऑल क्वार्टर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सबसे उनकी एक रिलेशनशिप थी, बट इन द करंट क्लाइमेट जैसे अभी मतलब कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते की सुप्रीम कोर्ट हैज बिकम वेरी रेलिवेंट, सियासी तौर पे मुल्क किस तरफ जा रहा है, मीशी तौर पे मुल्क किस तरफ जा रहा है, how do you think he would react as number one a journalist and number two in his own personal capacity, because he was at heart also very patriotic, और वो हमें भी हमेशा ये बचपन से सिखाते थे, so what do you think in both aspects he would react with the current climate in the country? देखिए, दोनों हवाले से मैं सोचती हूँ कि उनका पैगाम आज यही होता जो कि माजी में भी वो देते रहे हैं, मगर इस करंट एनवायरनमेंट में वो पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की बात करते, वो बात करते कि कोई पॉलिटिकल कंसेंसस इवॉल्व कीजिए, हम्म ये मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता, लड़ाई झगड़े दिन रात और पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन से मुल्क पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा। हम्म तो आई थिंक आरिफ वुड डेफिनेटली have called for political reconciliation, political forgiveness, if I can use that word, between various political foes, enemies, जो मर्जी आप कह लीजिए, या competitors, rivals, कि भाई आप आपस में तय कर लें कि इस मुल्क को किस तरह से गवर्न करना है हम्म और किस तरह से आगे लेके जाना है। मैं समझती हूँ कि उन्होंने बहुत सारे अपने एडिटोरियल में यही पैगाम दिया था, और आज भी अगर वो जिंदा होते तो यही पैगाम देते। जी चले, thank you so much, and lastly, and I ask all the people I'm interviewing this, any last words that you want for our particular audience, because this is a newer, a fresher audience which we want to get affiliated with Arif Saab and his काम, so आप उनको उस हवाले से some parting words if you want to say anything for him. हाँ, आई थिंक आरिफ सक्सेस आप कह लीजिए, कामयाबी कह लीजिए, हिज अचीवमेंट्स
were owed to two or three things: Hmm. his commitment to the profession, his clarity, his credibility, and above all, his faith that to tell the truth is the highest form of patriotism. जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आपने वक्त निकाला एंड अगेन आपने बहुत अच्छी तरह यू इंकैप्सुलेटेड लॉट ऑफ थिंग्स फॉर आरिफ साहब. आई रियली अप्रिशिएट इट. थैंक यू सो मच. हाफिज.